आज की कहानी जिस शख्स के बारे में है, उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल बनाया, जो हर दिन कई टन कोकीन अमेरिका में स्मगल करता था, जिसने उसे दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल और स्मगलर बना दिया। पाब्लो का बनाया हुआ ये कार्टेल इतना खतरनाक था कि पूरे कोलंबिया के हर आदमी से लेकर पुलिस और पॉलिटिशियन तक की रूह इनसे कांपती थी। और इसके पीछे की वजह थे वो हजारों मर्डर जो पाब्लो के एक इशारे पर कर दिए जाते थे। पाब्लो की ताकत और अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उसकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी, जिसकी वजह से उसका नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में आता था। और एक बार तो खुद को सज़ा से बचाने के लिए उसने गवर्नमेंट का पूरा कर्जा चुकाने तक का ऑफर रख दिया। हालांकि ये वो बातें हैं जो ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं, मगर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सभी को ये पता चलेगा कि कैसे स्कूल का एक आम स्टूडेंट दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर और स्मगलर बना, और कैसे उसने ये कार्टेल बनाया और आखिरकार वो कैसे मारा गया। इस कहानी में ये भी बताया गया है कि पाब्लो के मरने के बाद कार्टेल का क्या हुआ और बाकी स्मगलिंग गैंग्स कैसे एक एक करके ख़त्म होते चले गए। पाब्लो की जिंदगी से जुड़ी ये कहानी इसीलिए इतनी रोमांचक है क्योंकि गरीब घर में पैदा होने के बाद भी उसने कोलंबिया पे राज किया, और वो सब किया जो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। 27 नवंबर 1979 को एवियानका एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 203 सुबह 7:13 पर बोगोटा, कोलंबिया के एयरपोर्ट एल डोराडो से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 107 पैसेंजर्स थे, जिनके साथ एक गैंगस्टर भी ट्रैवल कर रहा था, और साथ ही साथ कोलंबिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवार सीजर ट्रुजिलो गाविरिया भी इस प्लेन में ट्रैवल करने वाले थे, मगर किसी वजह से वो इस प्लेन में चढ़ नहीं पाए। प्लेन को टेक ऑफ किए अभी महज 18 मिनट ही हुए थे कि तभी 7:31 पर एक बॉम्ब प्लेन के अंदर फटता है, जिसकी वजह से प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और पूरा प्लेन कुछ ही सेकेंड्स में हवा में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर सन 1949 को, जब पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया नाम का एक बच्चा कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो में जन्म लेता है। पाब्लो के कुल 7 भाई बहन थे, जिसमें वो तीसरे नंबर पर था, और उसका बाप जो कि एक किसान था और माँ जो कि एक टीचर थी, वो दोनों मिलकर जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे, क्योंकि पाब्लो का परिवार बहुत गरीबी के दिन गुजार रहा था। इसलिए उसके माँ बाप सभी बच्चों को लेकर कोलंबिया के शहर मेदेइन शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि रियो नेग्रो और मेदेइन के बीच महज 40 किलोमीटर की दूरी थी, मगर मेदेइन में रोजगार अच्छा होने की वजह से वो सभी वहीं शिफ्ट हो गए, और पाब्लो को भी वहां के स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। पाब्लो को शुरू से ही सपना था कि वो एक अमीर और पावरफुल इंसान बने, और इसीलिए सन 1966 में वो पढ़ाई के साथ साथ मेदेइन भी छोड़ देता है। 2 साल बाद पाब्लो अपने कजिन भाई गुस्तावो गाविरिया के साथ मेदेइन लौट आता है, मगर अब तक उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। ये 2 साल उन दोनों ने मेदेइन की गलियों में गुजारे थे, जहां वो छोटे मोटे क्राइम्स और चोरियां करके अपना गुजारा करते थे, मगर पुलिस से बचने के लिए वो दोनों मेदेइन लौट आते हैं और दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। स्कूल में पढ़ते हुए अभी उसे 1 साल ही हुआ था कि तभी वो दोबारा पढ़ाई छोड़ देता है, और 2 साल बाद एक नकली डिप्लोमा बनाकर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, ताकि वो क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई कर सके। जहां एक तरफ वो क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जुर्म की दुनिया में अपने कदम बढ़ाता जा रहा था। अब पाब्लो अपने दोस्तों के गैंग के साथ मिलकर नकली डिप्लोमास बनाकर बेचने लगा, और साथ ही साथ वो लोग गाड़ियों से म्यूजिक सिस्टम चुरा कर भी उन्हें बेचने लगे। क्योंकि पाब्लो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई को जारी रख सके, इसलिए वो ये पढ़ाई भी छोड़ देता है। अब पाब्लो को ये समझ आने लगा कि ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही कोई सही कमाई का जरिया, इसलिए वो फैसला करता है कि वो कार चुराने की शुरुआत करेगा, और यहीं से जन्म लेता है इतिहास का सबसे बड़ा क्रिमिनल और सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड। अब वो अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर गाड़ियां चुराने लगा, जिसमें आए दिन उनके झगड़े और मारपीट होने लगी, और इसी दौरान उसने कोलंबियन स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसकी शुरुआत उसने सिगरेट स्मगलिंग से की। ये वो दौर था जब कोलंबिया में सिगरेट स्मगलिंग रैकेट्स हुआ करते थे, और ये सभी गैंग मार्लबोरो सिगरेट्स को स्मगल कर उसे बेचा करते थे। क्योंकि ये एक जोखिम भरा धंधा था और हर कोई स्मगलिंग बिजनेस पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता था, मगर पाब्लो ने एक एक करके बाकी गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्द इस सिगरेट स्मगलिंग रैकेट को अपने कंट्रोल में कर लिया, और अब वो टॉप पर आ गया। यहाँ से चीज़ें अब और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी होनी शुरू हो गईं, क्योंकि पाब्लो अब दूसरे क्रिमिनल्स को हायर करने लगा ताकि वो उसके लिए किडनैपिंग करें और फिरौती की रकम वसूलें। सन 1971 की गर्मियों में पाब्लो डियागो एचेवेरिया नाम के एक शख्स को किडनैप कर लेता है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था।
डियागो 16 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने जर्मनी चला गया, जिसके बाद वो फ्रांस के शहर पेरिस में सेटल हो गया और वहां उसने बेनेडिक्ट नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटी हुई, जिसे लेकर वो लोग डियागो के देश कोलंबिया शिफ्ट हो जाते हैं। और 19 सितंबर 1971 की एक रात को डियागो अचानक गायब हो जाता है। अगली दोपहर उनके घर की फोन की घंटी बजती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि डियागो को पाब्लो की गैंग ने किडनैप कर लिया है और वो फिरौती के $50,000 मांग रहे हैं। डियागो की फैमिली फौरन ये $50,000 की फिरौती दे देती है, मगर डियागो वापस नहीं लौटता क्योंकि पाब्लो की गैंग के लोग उसे फिरौती लेने के बाद भी मार डालते हैं। डियागो की मौत की खबर कोलंबिया के हर अखबार में छप जाती है, जिसकी वजह से पूरा कोलंबिया कांप उठता है। पाब्लो अब धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाता जा रहा था और तब आता है सन 1974, जिसमें पुलिस उसे कार चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि ये पाब्लो की पहली गिरफ्तारी थी, इसलिए वो बहुत जल्द जेल से छूट जाता है। और इसी के एक साल बाद सन 1975 में कोलंबिया की जुर्म की दुनिया में एक बदलाव आना शुरू होता है, जिसमें कोलंबिया धीरे धीरे पूरे साउथ अमेरिका में होने वाले ड्रग स्मगलिंग का अड्डा बनने लगता है। और यहीं से पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी वो मोड़ लेती है जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोलंबिया साउथ अमेरिकन स्मगलर्स और गैंगस्टर्स के लिए एक परफेक्ट जगह थी अपना गैर कानूनी सामान इधर उधर करने के लिए। कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ में था, जिसका बॉर्डर इक्वेडोर और पेरू जैसी कंट्रीज से मिला हुआ था, और ये दोनों कंट्रीज उस वक्त सबसे ज्यादा कोका प्लांट उगाने के लिए जानी जाती थीं। इन कंट्रीज से बॉर्डर मिले होने के साथ साथ कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका की छोटी कंट्रीज से भी मिला हुआ था, खास करके पनामा, और इन छोटी कंट्रीज से होते हुए अमेरिका तक पहुंचना काफी आसान था। पाब्लो अब ये समझ चुका था कि वो पेरू और इक्वेडोर जैसी कंट्रीज से कोका प्लांट लेकर कोकेन बना सकता है और उसे पनामा के रास्ते अमेरिका में बेच सकता है। और ये समझ आते ही वो फॉरेन ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख देता है। ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखते ही पाब्लो और उसकी गैंग ओचोआ ब्रदर्स क्राइम फैमिली के साथ मिलकर काम करने लगती है। ये ओचोआ ब्रदर्स 3 भाई थे, जिसमें पहले का नाम था हॉर्गे, दूसरे का जुआन डेविड और तीसरे का फाबियो, और ये तीनों ओचोआ रेस्त्रेपो के बेटे थे। रेस्त्रेपो एक अमीर बिजनेसमैन था जिसे आर्ट का काफी शौक था, और मेदेइन में उसके पास कई रैंच थे जिसमें वो हजारों घोड़े पालता था। रेस्त्रेपो भी उसी वक्त ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में घुसा था जिस वक्त पाब्लो ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा, और वो दोनों साथ मिलकर स्मगलिंग करने लगे। तीनों भाइयों में जो सबसे बड़ा था वो था हॉर्गे ओचोआ, जो एक 6 फीट लंबा बिजनेसमैन था और वही पूरे ओचोआ बिजनेस की बागदार संभालता था, जिसकी वजह से सन 1976 में उसे ओचोआ कार्टेल का लीडर बना दिया गया। अब पाब्लो और उसकी गैंग हर बारीक से बारीक डिटेल पर ध्यान दे रहे थे, जिसमें वो कोकेन के प्रोडक्शन से लेकर सेल्स और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज पर नजर रख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी गैंग बढ़ती चली गई और वो दुनिया की सबसे खतरनाक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग बनाने में कामयाब हो गया। सन 1976 में पाब्लो एस्कोबार 27 साल का हो चुका था और वो 16 साल की मारिया विक्टोरिया हेनाओ से शादी कर लेता है, जिसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। जैसे जैसे पाब्लो का नाम जुर्म की दुनिया में फैलता जा रहा था, वैसे ही बहुत जल्दी वो कोलंबियन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की नज़र में आ गया, और इसी वजह से मई सन 1976 की एक दोपहर को कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी डैश उसे तब गिरफ्तार कर लेती है जब वो इक्वाडोर से अपने ट्रक में बैठकर कोलंबिया जा रहा था। ट्रक चेक करने पर डैश को 40 किलो कोकेन मिलता है, जो पाब्लो ने स्पेयर टायर के अंदर छुपा रखा था। पाब्लो की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतना ज़्यादा कोकेन मिलने के बाद भी ये केस बंद कर दिया गया और जिन ऑफिसर्स ने पाब्लो को गिरफ्तार किया था उनका मर्डर हो गया। पाब्लो ने अपने इस कोकेन स्मगलिंग बिजनेस को चलाने और गवर्नमेंट ऑफिसर्स से डील करने के लिए एक पॉलिसी बना रखी थी, और वो ये थी कि या तो प्लाटा यानी पैसे लेकर उसके लिए काम करो, या प्लोमो यानी गोली। इस वक्त तक पाब्लो बेशुमार दौलत कमा चुका था और सन 1978 में वो 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अपना एक फार्म हाउस बनाता है, जिसमें उसने तालाब से लेकर जू तक बनाया, जिसमें हर तरह के जानवर थे, और ये वही फार्म हाउस था जहां उसका प्राइवेट प्लेन उसके बनाए हुए रनवे पर लैंड करता था। पाब्लो अब अपने कनेक्शंस पॉलिटिक्स में भी बढ़ाता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अक्सर पॉलिटिशियंस को रिश्वत देता और इलेक्शंस के दौरान उनकी मदद भी करता, और यही वो वजह थी कि उसका कंट्रोल पूरे कोलंबिया में बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान पाब्लो की मुलाकात अमेरिका के कुछ बड़े ड्रग स्मगलर्स से होती है, जिससे मिलकर वो बिजनेस बढ़ाने की बात करता है, और महज 6 महीनों के अंदर ही पाब्लो इन सप्लाईज के जरिए 19 टन कोकेन अमेरिका में स्मगल कर चुका था। जैसे जैसे मेदेइन कार्टेल का बिजनेस बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो लोग स्मगल के नए नए रास्ते निकालते जा रहे थे, और अब वो लोग फ्लोरिडा और साउथ कैलिफोर्निया के रास्ते ये ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचाने लगे। यहाँ से एंट्री होती है इस कहानी के एक और सबसे अहम शख्स की, जिसकी मदद से पाब्लो अपने कोकेन एम्पायर को नई ऊंचाइयों तक ले गया, और इस शख्स का नाम है कार्लोस लेदर।
कार्लोस का जन्म सितंबर सन 1949 में एक जर्मन इंजीनियर के घर हुआ, जिसका नाम था विल्हेम लेदर। विल्हेम की बीवी एक कोलंबियन ब्यूटी क्वीन थी, और चूंकि दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाते थे, इसलिए उन्होंने कोलंबिया में अपना एक कंपनी भी खोली जो लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने का काम करती थी। हालांकि कार्लोस जब तक 15 साल का हुआ तब तक उसके माँ बाप अलग हो चुके थे और वो अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क में रहने लगा। मगर कुछ ही वक्त बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो फैसला करता है कि वो जुर्म की दुनिया में अपना एक नाम बनाएगा। ये वो वक्त था जब कार्लोस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चलकर वो कोलंबिया के एक ड्रग स्मगलर से मिलने वाला है, जिसके साथ मिलकर वो दुनिया का सबसे बड़ा मेदेइन कार्टेल बनाने वाला है। कार्लोस ने अपने जुर्म की शुरुआत एक गैंग के साथ मिलकर की, जिसमें वो लोग न्यूयॉर्क से गाड़ियां चुराकर कोलंबिया के मेदेइन शहर में एक्सपोर्ट कर देते थे। और इसी दौरान कार्लोस ने एविएशन क्लासेस भी ज्वाइन कर लीं, जिसमें वो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगता है। 24 साल का होते होते कार्लोस पायलट लाइसेंस हासिल कर चुका था और वो इसका इस्तेमाल सभी गलत कामों के लिए करने वाला था। इस ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ ऐसे रूट्स के बारे में पता चला जहां बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता था, और वो भी इन्हीं रूट्स के जरिए अमेरिका और कनाडा के बीच गांजा स्मगल करने लगा। मगर कुछ ही वक्त बाद वो पुलिस की नज़रों में आ गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में अपनी सज़ा काटने के दौरान ही वो फैसला कर चुका था कि वो कोकेन स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखेगा और अपना एक नाम बनाएगा। मगर उसे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो इस काम में उसकी मदद कर सके, और इसी वजह से वो अपने साथी कैदी जॉर्ज यंग के साथ मिलकर काम करने लगता है। जॉर्ज को पहले से ही एयरक्राफ्ट से गांजा स्मगल करने का एक्सपीरियंस था, जिसमें वो अमेरिका से मेक्सिको के बीच छोटे प्लेन उड़ाता था, वो भी बिना रडार सिस्टम की नज़र में आए, और इन्हीं छोटे प्लेन में गांजा इधर उधर ले जाता था। इधर कार्लोस अब अपना पूरा ध्यान कोकेन बिजनेस को समझने में लगाने लगता है, और साथ ही साथ वो इस बिजनेस से जुड़ी बारीक से बारीक डिटेल्स को भी समझने लगता है ताकि वो अपने कोकेन बिजनेस को एस्टैब्लिश कर पाए। हालांकि कोकेन बिजनेस अब तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मगर कार्लोस जॉर्ज के तरीकों का इस्तेमाल करके इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। और इधर कुछ वक्त बाद कार्लोस और जॉर्ज दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें उनके देश कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अपने कोकेन बिजनेस को बड़े पैमाने पर करने के लिए उन्हें बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए वो पहले एक छोटे ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो 2 अमेरिकन औरतों को शामिल कर लेते हैं। चूंकि ये दोनों अमेरिकन सिटीजन्स थीं और ये दोनों टूरिस्ट बनकर कोलंबिया के शहर मेदेइन आतीं और वहाँ से कोकेन के छोटे शिपमेंट लेकर उन्हें अपने बैग्स और दूसरी जगहों पर छुपाकर अमेरिका ले जाती और वहाँ इस कोकेन को बेच दिया जाता। धीरे धीरे वो लोग इन स्मगलिंग ऑपरेशन से इतने पैसे कमाने लगे कि अब उन्होंने अपना एक छोटा सा प्लेन खरीद लिया, और चूंकि कार्लोस खुद एक पायलट था, जिसकी वजह से वो लोग कोकीन के बड़े बड़े शिपमेंट्स इस प्लेन में रखकर बहामास होते हुए अमेरिका ले जाते। हालांकि ये एक परफेक्ट सिस्टम नहीं था, मगर फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर दे रहा था, जिसकी वजह से उनका ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और कोलंबिया में कोकीन सप्लायर से उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस और दोस्ती बन गई, जिनमें से एक था पाब्लो एस्कोबार। चूँकि पाब्लो के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अब वो कार्लोस को ज़्यादा से ज़्यादा कोकेन देने लगा ताकि वो इसे स्मगल कर सके, और इससे होने वाली कमाई से कार्लोस बहामास में एक आइलैंड खरीद लेता है जिसका नाम था नॉर्मन्स के। अब ये आइलैंड उनके स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए एक अहम रास्ता बन गया, क्योंकि ये साउथ फ्लोरिडा से काफ़ी करीब था, और यहीं से कार्लोस पाब्लो और ओचुआ ब्रदर्स के साथ मिलकर उस कार्टेल की शुरुआत करता है जिसका नाम था मेदेइन कार्टेल, जो आगे चलकर एक इतिहास लिखने वाला था। अब सन 1981 आ चुका था और मेदेइन कार्टेल इस वक्त अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहा था, जिसमें ओचुआ ब्रदर्स और कार्लोस का बहुत बड़ा हाथ था। और आने वाले 4 सालों में कार्टेल ने इतनी तेज़ी से पैसे कमाए कि सन 1985 आते आते पैब्लो की नेटवर्थ $30 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त तक पैब्लो का नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में आने लगा था, और मेदेइन कार्टेल पूरे अमेरिका के 80% कोकेन सप्लाई को कंट्रोल कर रहा था। ये कार्टेल इतना ज़्यादा कोकेन अमेरिका में स्मगल कर रहा था कि वो कई $100 मिलियन हर हफ्ते कमा रहा था, और अब वो नॉर्मन्स के आइलैंड को बिजनेस के साथ साथ अपनी मौज मस्ती के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। इस आइलैंड पे कोलंबिया से आ रहे प्लेन को लैंड किया जाता जिनमें कोकेन भरा होता था, और फिर ये कोकेन अलग अलग प्लेन में भरकर अमेरिका भेज दिया जाता, और कुछ कोकेन वो लोग अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते। ये वही आइलैंड था जहाँ से पैब्लो के लिए एक अमेरिकन पायलट भी ड्रग्स को स्मगल करता था, जिसका नाम था बैरी सील, और इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था अमेरिकन मेड। बहरहाल मेदेइन कार्टेल के लोग इस आइलैंड के जरिए अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को बहुत बखूबी अंजाम दे रहे थे, और तभी स्मगलिंग की खबर DEA को लग जाती है। उधर DEA बहामास पुलिस के साथ मिलकर नॉर्मन्स के आइलैंड पर रेड मार देती है, जिसके बाद वो वहां मौजूद सारे कोकेन और प्लेन को जब्त कर लेते हैं। मगर कार्लोस किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है और वापस कोलंबिया पहुंच जाता है। हालांकि जो प्लेन DEA ने जब्त किए थे वो जब यूज़ करने के लिए लीगल हुए तब गवर्नमेंट ने वो सभी प्लेन बेच दिए,
क्योंकि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी और कार्लोस किसी और के जरिए दोबारा इन प्लेन को खरीदकर अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करने लगा। कार्लोस अब मेदेइन कार्टेल का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसकी वजह से वो भी बहुत अमीर हो चुका था और अब वो लग्जरी कार्स में घूमने लगा। और साथ ही साथ उसने अपने बाप की याद में एक रिजॉर्ट भी खोला जिसका नाम था पोसाडा जर्मानिका। ये एक बहुत बड़ा लग्जरियस रिजॉर्ट था जिसके अंदर बड़े बड़े केबिन्स, बार्स और कई एग्जॉटिक एनिमल्स थे और साथ ही साथ इसमें नाइट क्लब्स भी थे जिसमें लोग पार्टी किया करते थे। लगातार बढ़ते पावर, पैसे और कोकेन के इस्तेमाल की वजह से कार्लोस का दिमाग खराब हो गया था और अब वो पैब्लो के इशारे पर किसी को भी मार देता और साथ ही साथ अपने फार्म हाउस पर बड़ी सेक्स पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करने लगा। अपनी इसी पागलपन की वजह से एक बार उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया जिसका नाम था M19, जिसे लोग M19 के नाम से भी जानते थे। हालांकि कार्लोस इस ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल से बच निकलने में कामयाब तो हो गया, मगर भागते वक्त उसके पैर में एक गोली लग गई, जिसके बाद एक आदमी ने उसकी मदद की और कार्लोस ने उसे इस मदद के बदले $1 मिलियन भी ऑफर किए, मगर उस आदमी ने मना कर दिया और उसकी पहचान आज भी सामने नहीं आई। इस हादसे के बाद पैब्लो ने पूरे कार्टेल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी और उसने अपने पैसों के दम पर पूरी दुनिया से स्पेशल सोल्जर्स बुलाए उसके और कार्टेल के लोगों की सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ उसने एक बुलेट प्रूफ लिमोजीन भी खरीद ली। इसी दौरान पैब्लो का ध्यान एक बात पर जाता है और वो ये था कि उसने अब तक क्राइम के सिवा कोई और काम किया ही नहीं, जिसकी वजह से उसके दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। और तब वो फैसला करता है कि अब वो अपने देश के लोगों के भले के लिए पैसे खर्च करेगा, जिससे लोगों के दिल में उसके लिए जगह बनेगी और पॉलिटिकली भी उसे इस चीज़ का फायदा मिलेगा। अब पैब्लो अपनी बेशुमार दौलत के खजाने से कई मिलियन डॉलर्स कोलंबिया पर खर्च करने लगा, जिसमें उसने मेदेइन की झुग्गियों को पक्के मकानों में बदला और साथ ही साथ उसने हॉस्पिटल, स्कूल्स और फुटबॉल ग्राउंड्स भी बनवाए। सन 1982 में वो अपनी खुद की एक पार्टी बना चुका था जिसका नाम था ऑल्टरनेटिव लिबरल पार्टी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में जीत गया और उसे एक पॉलिटिशियन का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ साथ पार्लियामेंट सीट भी मिल गई। इलेक्शन में ये जीत उसे इसलिए मिली क्योंकि वो पूरे कोलंबिया में डेवलपमेंट का काम कर रहा था और चूंकि वो गरीबों की खुले हाथों से मदद कर रहा था, इसीलिए लोग उसे रॉबिन हुड भी बुलाने लगे। ये बहुत हैरत की बात थी कि कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एक बड़ा पॉलिटिशियन बन चुका था, जबकि अमेरिका में पैब्लो और कार्टेल के दूसरे मेंबर्स पर बहुत गंभीर केसेस थे और वो सभी मोस्ट वांटेड थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इतना बड़ा और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होने के बावजूद भी पैब्लो की खुद की एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम थी जो कोलंबिया में स्टेट मैचेस खेला करती थी। उधर जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनिया लगातार पैब्लो को टारगेट कर रहे थे और इसीलिए वो सन 1976 में हुई पैब्लो की गिरफ्तारी को इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जिसके कुछ ही महीनों बाद उसे पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है और सन 1984 आते आते उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। पैब्लो को देख कार्लोस भी अपनी एक पार्टी बनाता है जिसका नाम उसने नेशनल लैटिनो मूवमेंट रखा, जिसका मकसद था लैटिन क्रिश्चियंस की बेहतरी के लिए काम करना और साथ ही साथ कोलंबियन क्रिमिनल्स के US एक्सट्रेडिशन के खिलाफ लड़ना। चूंकि कार्लोस US गवर्नमेंट की वांटेड लिस्ट में था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि कोलंबियन गवर्नमेंट क्रिमिनल्स को US के हवाले करे और इसीलिए वो एक पार्टी बनाकर इस मुद्दे के खिलाफ लड़ने लगा, जिसकी वजह से वो 3 पार्लियामेंट सीट्स जीत गया। उधर पैब्लो पार्लियामेंट में अपनी सीट खोने से बहुत गुस्सा था और तभी 30 अप्रैल 1984 को रॉड्रिगो लारा बोनिया की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात हर कोई जानता था कि ये मर्डर कार्लोस ने पैब्लो के कहने पर किया है, क्योंकि रॉड्रिगो लारा बोनिया मेदेइन कार्टेल को खत्म करना चाहता था और इसीलिए उस वक्त के प्रेसिडेंट बेलिसारियो बेतनकूर, जो एक्सट्रेडिशन पॉलिसी के खिलाफ थे, इस मर्डर के बाद एक्सट्रेडिशन पॉलिसी को मंजूरी दे देते हैं और जिन क्रिमिनल्स को US के हवाले करना था उसमें 2 सबसे पहले नाम थे पैब्लो और कार्लोस। ये पता चलते ही सभी कार्टेल मेंबर्स घबराकर सेंट्रल अमेरिका की कंट्री पनामा भाग जाते हैं और वहां के प्रेसिडेंट मैनुएल नोरिएगा की शरण में छुप जाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट मैनुएल नोरिएगा ने फैसला कर लिया था कि वो इन सभी कार्टेल मेंबर्स को पकड़वा देगा, मगर ये पता चलते ही सभी कार्टेल मेंबर्स सेंट्रल अमेरिका की दूसरी कंट्री निकारागुआ भाग जाते हैं। इसी साल सन 1984 की 15 नवंबर को हॉर्गे ओचोआ को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद ओचोआ ब्रदर्स टूट जाते हैं और ये वो वक्त था जब वो पूरे US और यूरोप में कार्टेल का बिजनेस संभाल रहा था। पूछताछ में वो पुलिस को बताता है कि वो लोग एक दिन में 6000 किलो कोकेन स्मगल कर रहे हैं और यहीं से कार्लोस के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। कोलंबियन गवर्नमेंट अब एक एक करके कार्लोस की सभी प्रॉपर्टीज को सीज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो रातों रात एक बहुत अमीर आदमी से सड़क पर आ जाता है और चूंकि उसे पकड़े जाने का खतरा था, इसीलिए वो जंगलों में जाकर छुप जाता है। अब वो लगातार पुलिस से भाग रहा था और इसी दौरान उसे जंगल में बुखार आ जाता है, जिसके बाद पैब्लो उसके लिए जंगल में हेलीकॉप्टर भेजकर उसे मेदेइन के हॉस्पिटल में भिजवाता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कार्लोस अपना काम फिर से शुरू करता है ताकि वो दोबारा अपना एम्पायर खड़ा कर सके, मगर इससे पहले कोई उसकी लोकेशन पुलिस को दे देता है और वो गिरफ्तार हो जाता है।
कार्लोस वो आखिरी कड़ी था जिसके गिरफ्तार होने के बाद पैब्लो का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, और चूंकि कोलंबियन गवर्नमेंट अब उसके पीछे पड़ चुकी थी, इसीलिए वो कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने ये ऑफर रखता है कि अगर वो लोग उसे यूएस के हवाले नहीं करेंगे तो वो चुपचाप सरेंडर कर देगा। कोलंबियन गवर्नमेंट पैब्लो के इस ऑफर को मान लेती है, और तभी पैब्लो एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो एक्सट्रेडिशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ने का काम करती थी। इसी दौरान 6 नवंबर सन 1985 को M19 कम्युनिस्ट गुरेला कमांडो पैलेस ऑफ जस्टिस को घेर लेते हैं, क्योंकि उनकी मांग थी कि कोलंबियन प्रेसिडेंट बेथेनकुर को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्सट्रेडिशन पॉलिसी को मंजूरी देकर संविधान को वायलेट किया है। इन गुरेला कमांडोज ने ये पैलेस पूरे 2 दिन तक घेर कर रखा था, जिसमें उन्होंने जजेस, 200 वर्कर्स और वहां आने वाले विजिटर्स को बंदी बना लिया था, जिसके बाद पुलिस और उनके बीच गोलीबारी हुई और इन गुरिल्ला कमांडोज ने आधे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जजेस को मार दिया। हालांकि लोगों का मानना था कि इस हमले के पीछे भी पाब्लो का ही हाथ है, मगर ये आज तक साबित नहीं हो पाया। और इस हमले का पाब्लो को ये फ़ायदा हुआ कि नए प्रेसिडेंट वर्जिलियो बार्को वर्गास ने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को दोबारा ख़त्म कर दिया, जिसका मतलब था कि कोलंबिया किसी भी क्रिमिनल को यूएस के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि हॉर्जे ओचोवा सन 1984 में स्पेन में पकड़ा जा चुका था, और उसके पकड़े जाने के 2 साल बाद यानी सन 1986 में मियामी जूरी उस पर कई हजार टन कोकेन स्मगल करने का चार्ज लगाती है, और साथ ही साथ उस पर ड्रग स्मगलिंग करने का चार्ज लगाकर उसे 21 नवंबर सन 1987 में जेल भेज दिया जाता है। ये पता चलते ही मेदेयिन कार्टेल के कुछ मेंबर्स एल स्पेक्टेटर न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर गुलेर्मो कानो के घर पहुंचते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये खुली धमकी थी, जिसमें उनकी मांगें पूरी ना होने पर जंग छिड़ सकती थी। धीरे धीरे कार्टेल के मेंबर्स की गिरफ्तारी की वजह से मेदेयिन कार्टेल छोटा और कमज़ोर पड़ने लगा, जिसकी वजह से वो लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक आसान टारगेट बन गया। मगर कार्टेल का हर मेंबर गवर्नमेंट और दूसरे कार्टेल्स के खिलाफ जमकर लड़ रहा था। कार्लोस के कार्टेल से जाने के बाद पैब्लो अब और भी ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हो गया, और अब वो गवर्नमेंट से लड़ने के लिए एक के बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मर्डर करवा रहा था। मगर वो ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सामने अमेरिका और कोलंबिया की गवर्नमेंट, मिलिट्री और बहुत ही पावरफुल काली कार्टेल खड़ा था। अब धीरे धीरे पैब्लो एस्कोबार और ओचोआ ब्रदर्स के बनाए हुए सबसे पावरफुल मेदेयिन कार्टेल की पकड़ कोलंबिया पर ढीली पड़ने लगी, और वो एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों में फंसते चले गए। 18 अगस्त सन 1989 को कोलंबिया के लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गलान की हत्या हो जाती है, क्योंकि वो बार बार पैब्लो एस्कोबार के एक्स्ट्राडिशन का मुद्दा उठा रहा था। और उसके 3 महीने बाद ही 27 नवंबर सन 1989 को एवियानका फ्लाइट 203 में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 107 पैसेंजर मारे गए थे। इस प्लेन ब्लास्ट में सीजर गाविरिया ट्रूहिलो को मारने का प्लान था, जो कोलंबिया में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शंस का उम्मीदवार था, मगर वो किसी वजह से इस फ्लाइट पर नहीं चढ़ पाया और बच गया। क्योंकि इस फ्लाइट में 2 अमेरिकन सिटीजन्स भी थे, इसीलिए प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अब कोलंबियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो जल्द से जल्द मेदेयिन कार्टेल के लोगों को पकड़ें, क्योंकि इस प्लेन ब्लास्ट के पीछे भी पैब्लो एस्कोबार का ही हाथ था। बहरहाल, प्लेन ब्लास्ट में बचने के बाद सीजर गाविरिया ट्रूहिलो प्रेसिडेंट इलेक्शंस जीत जाता है और हाथ धोकर पैब्लो और उसके कार्टेल के पीछे लग जाता है, और आखिरकार कोलंबियन गवर्नमेंट और पैब्लो के बीच ये डील होती है कि वो उसकी सज़ा कम कर देंगे और उसके साथ बुरा सलूक भी नहीं करेंगे, मगर उसे चुपचाप सरेंडर करना होगा। और एक्स्ट्राडिशन कानून भी सन 1991 में खत्म हो जाता है, जिसके बाद पैब्लो एस्कोबार सरेंडर कर देता है। पैब्लो की अमीरी और ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कोलंबियन गवर्नमेंट से अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहने की कंडीशन रखता है, जिसे कोलंबियन गवर्नमेंट मान लेती है, और इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। ये पैब्लो एस्कोबार की खुद की बनाई हुई जेल थी, जहां उसे 5 साल गुजारने थे, और जो किसी महल से कम नहीं थी। इस जेल में फुटबॉल ग्राउंड, बार, जकूजी और वाटरफॉल भी था, और यहाँ तक कि जो गार्ड्स इस जेल में पैब्लो पर नज़र रख रहे थे, उन्हें भी पैब्लो ने धीरे धीरे अपनी आर्मी से बदल दिया। कोलंबियन गवर्नमेंट को अब लगने लगा कि पैब्लो अब ये सब कुछ बंद कर देगा, मगर उनका ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ, और वो जेल के अंदर बैठे बैठे अपने ड्रग्स ऑपरेशन को चलाता रहा, और साथ ही साथ उसने 5000 से 6000 लोगों को मरवाया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स से लेकर सिविलियंस भी शामिल थे। सन 1992 आते आते कोलंबिया में लगभग 27,000 लोग मारे जा चुके थे, जिसके पीछे की 2 वजहें थीं। पहली सिविल वॉर और दूसरा पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो का आतंक अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई क्रिमिनल डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपना निशाना बना रहा था, और इसीलिए कोलंबियन गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो डीईए के साथ मिलकर पैब्लो पर लगाम लगाएंगे और उसे अमेरिका के हवाले कर देंगे। पैब्लो इतना निडर और चालाक था कि उसने इन्हीं डीईए ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया जेल से भागने के लिए।
डीईए के 2 ऑफिसर्स जब पैब्लो से मिलने जेल पहुंचे तब उसने उन दोनों ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह मारा और उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें ढाल बनाकर वो इस जेल से भाग गया। पैब्लो की ये वो गलती थी जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और अब वो लगातार अपनी फैमिली को लेकर इधर-उधर छुपता फिर रहा था और ये सिलसिला 1 साल तक चला। 1 साल तक चले चोर पुलिस के गेम में एक दिन पुलिस को पैब्लो एस्कोबार की लोकेशन लग जाती है जब वो अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहा था। बहरहाल 2 दिसंबर 1993 को एक एनकाउंटर के दौरान पैब्लो एस्कोबार की गोली लगने से मौत हो गई, मगर उसके बेटे के साथ साथ कई और लोगों का ये मानना है कि पैब्लो ने अपनी जान खुद ली ताकि वो डीईए सर्च ब्लॉक के हाथ ना लगे और उसे अमेरिका के हवाले ना किया जाए। बहरहाल दुनिया का सबसे पावरफुल और खूंखार ड्रग लॉर्ड मारा जा चुका था, जिसने अपनी जिंदगी में 5 से 6 हज़ार लोगों को अपने हिटमैन जॉन जायरो वेलास्केज पपाए के जरिए मरवाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसे न लेकर उसका काम करने से मना कर दिया। जॉन जायरो पैब्लो का सबसे टॉप हिटमैन था, जिसने खुद 300 से ज़्यादा मर्डर्स किए और 3000 से ज़्यादा लोगों के मर्डर के ऑर्डर दिए। कार्लोस के गिरफ्तार होने और पैब्लो के मरने के बाद ओचोआ ब्रदर्स ने भी सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मेदेइन कार्टेल की रीढ़ की हड्डी टूट गई और इस मौके का फायदा उठाकर काली कार्टेल ने पूरे कोकेन मार्केट पर कब्जा कर लिया। क्योंकि पैब्लो ने पूरे कोलंबिया के लिए इतना कुछ किया था जिसकी वजह से उसकी रॉबिनहुड इमेज बन गई थी और इसी वजह से उसके फ्यूनरल में लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सन 1999 में कार्लोस पनामा के पूर्व प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिएगा के खिलाफ गवाही देता है कि वो कार्टेल की मदद करता था, जिसकी वजह से कार्लोस की सजा को उम्र कैद से कम करके 55 साल कर दिया गया। हालांकि कार्लोस को भी यूएस के हवाले कर दिया गया था और वो अपनी सजा अमेरिकन जेल में काट रहा था और इसीलिए मई सन 2007 में वो कोलंबियन गवर्नमेंट से अपील करता है कि वो अपने पुराने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी को दोबारा लागू करे, जिसके तहत यूएस गवर्नमेंट को हवाले किए गए कैदी 30 साल से ज़्यादा जेल में सज़ा नहीं काट सकते। इस अपील के बाद कार्लोस का वकील कोर्ट में एक पिटिशन दायर करता है, जिसके बाद उसे फ्लोरिडा की एक मिनिमम सिक्योरिटी वाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एक टीवी था और वो अपनी फैमिली मेंबर्स से मिल भी सकता था। अब कार्लोस को जेल में सजा काटते 25 साल से ज़्यादा बीत चुके थे और वो 24 जून सन 2015 को कोलंबियन प्रेसिडेंट जुआन मैनुएल सांतोस को एक लेटर लिखता है, जिसमें लिखा था कि वो यूएस गवर्नमेंट से नेगोशिएट करे ताकि उसे दोबारा उसकी होम कंट्री कोलंबिया भेज दिया जाए। इस लेटर के 5 साल बाद यानी सन 2020 में कार्लोस को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया था और उसे जर्मनी डिपोर्ट कर दिया गया, जहां वो आज एक आज़ाद जिंदगी गुजार रहा है। जहां कार्लोस को पहले उम्र कैद की सजा हुई और फिर उसे कम करके 55 साल की सजा हुई थी, मगर वो 30 साल की सजा काटने के बाद ही जेल से बाहर आ गया था। एक तरफ जहां मेदेइन कार्टेल खत्म हो चुका था, वहीं काली कार्टेल को भी कोलंबियन गवर्नमेंट ने सन 1995 तक पूरी तरह खत्म कर दिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। पाब्लो की मौत से पूरा कोलंबिया कांप उठा और सन 1993 में पाब्लो की बीवी अपने 2 बच्चों के साथ कोलंबिया छोड़कर अर्जेंटीना चली गई और अपना नाम बदलकर रहने लगी। वहां उसने रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत की, जिसमें उसने अच्छे खासे पैसे कमाए। मगर जैसे ही वहां की पुलिस को उसकी असली पहचान के बारे में पता चला, उन्होंने उसे 1.5 साल अपनी कस्टडी में रखा और उसके बिजनेस और फाइनेंस की छानबीन की। मगर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। 4 जुलाई सन 2006 को पाब्लो की एक गर्लफ्रेंड, जिसका नाम वर्जीनिया वलेजो था, वो सामने से आकर एक फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर अल्बर्टो सांटो फिमियो के खिलाफ ये गवाही देती है कि लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियन गलान के मर्डर में उनका भी हाथ था। मगर ये केस 5 दिन के अंदर ही बंद कर दिया गया क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को लग रहा था कि अब वर्जीनिया वलेजो की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए 18 जुलाई सन 2006 को उसे डीईए ने अमेरिका शिफ्ट कर दिया। वलेजो को शिफ्ट करने के 6 दिन बाद ही यानी 24 जुलाई को वलेजो का वीडियो टेप, जिसमें वो अल्बर्टो के गलान मर्डर में शामिल होने के बारे में बता रही थी, वो आरसीएन कोलंबिया इंटरनेट पर लीक कर देता है, जिसे लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग देख लेते हैं। इस वीडियो के लीक होने के बाद ये केस दोबारा 31 अगस्त 2011 को रीओपन किया जाता है, जिसके बाद अल्बर्टो को 24 साल की सजा सुनाई जाती है। पाब्लो की सारी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, जिसमें उसका फार्म हाउस, उसकी बनाई हुई जेल और कई लग्जरी होटल शामिल थे और ये सारी प्रॉपर्टीज आज टूरिस्ट प्लेस में बदल चुकी हैं। ये थी कहानी दुनिया के उस खूंखार ड्रग लॉर्ड की जो प्लाटा और प्लोमो के कॉन्सेप्ट पर काम करता था, यानी सिल्वर और लीड, जिसका मतलब था कि या तो पैसे लेकर उसके लिए काम करो या तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और इसी वजह से वो दुनिया का सबसे अमीर ड्रग स्मगलर बना, जो हर दिन करोड़ों रुपए कमा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी है। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।